मेरा तो साफ तौर पर मानना, मैंने पहले भी कहा था कि ये कतई विवाद का विषय नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, किसी भी फॉर्मेशन, जब आप यूपीए टाइप कोई भी फॉर्मेशन बनाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मुद्दों की तलाश की जाए। आज सबसे बड़ा मुद्दा है किसान सड़कों पे है, तो इसलिए हमारी पूरी जो कोशिश, हमारी प्राथमिकता में मुद्दे होने चाहिए। मुद्दों के आधार पर नए दल आए, ऐसे ना आए कि आंख मिचौनी भी खेलते रहें बीजेपी के साथ और साथ में यूपीए या कोई भी और फॉर्मेशन जो बनता है उसमें रहे। मैं समझता हूं इस विवाद को विवाद का नाम ही देना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है कि प्राथमिकताएं क्या हैं जन सरोकार के। सर, सबसे पुरानी सहयोगी दल है, महाविकास आघाड़ी बना महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। वहां से ये विवाद अगर उठ रहा है, अशोक चौहान जो कि कांग्रेस के नेता, वो कहते हैं कि शिवसेना जो है वो यूपीए का हिस्सा ही नहीं है, तो उसे बोलने का हक नहीं है। देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज़ों से कटुता बढ़ती है और आज के दौर में कटुता की आवश्यकता नहीं है। आप जिस पॉलिटिकल फॉर्मेशन से लड़ रहे हैं उस पॉलिटिकल फॉर्मेशन के पास अकूत ताकत है। उस ताकत से लड़ने के लिए आपको तिनका तिनका इकट्ठा करना होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि डबल ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप कई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो गाहे बगाहे विपक्ष के साथ होती है लेकिन ज़्यादातर उधर आंख मिचौनी करती रहती है। उस तरह की चीज़ों को भी विराम लगना चाहिए। सर, अभी आपने कृषि कानून की किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों का ये मुद्दा है, अलग अलग राजनीतिक दल ये मुद्दा उठा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कल सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि इसको वापस लेना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार कह रही है, तोमर साहब का कहना है कि ये स्वागत योग्य है कि किसान संगठन वापस बातचीत के लिए लौट रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों की जमीन कहीं नहीं जाएगी, उसको कोई नहीं ले सकता है। खुद जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के या जो जमीन का है मसला, इसको लेकर के किसानों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ना तो एमएसपी खत्म होगी, ना ही जमीन जाएगी। ये बार बार एश्योरेंस दिया जा रहा है, फिर भी विवाद है। नहीं, देखिए, एक बात समझना होगा, चाहे केजरीवाल साहब हों, राहुल जी हों, हमारे नेता तेजस्वी जी हों, मैं स्वयं हूँ, तोमर साहब हों, राजनाथ सिंह जी हों, किसानों की बेहतरी किसान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप उसके विजडम को चैलेंज मत करिए। ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये खत्म नहीं होगा, कानून के अंदर क्यों नहीं है ये बात है? कानून के अंदर होनी चाहिए ना, तब भरोसा बढ़ता है। और हम तो लगातार देख रहे हैं, बिहार की मैं आपको उदाहरण दूं, मक्का का पता कर लीजिए, एमएसपी क्या है और खरीद कैसे होती है। आप जो मार्जिनल फार्मर थे, आपने उसको एग्रीकल्चरल लेबरर में बिहार में तब्दील कर दिया। यही इबारत हर जगह लिखी जानी है। मैं इसलिए हाथ जोड़ के लगातार विनती कर रहा हूं कि सरकार 2 कदम पीछे हटे, इन कानूनों को वापस ले, क्योंकि 2 कदम पीछे हटने से मैं समझता हूं संदेश जाएगा पॉजिटिव। अन्यथा आपकी हठधर्मिता पूरे खेतीहर समाज को समझ में आ रही। सर, अभी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे, वहां पर भाषाई राजनीति का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलेगा। अभिषेक बैनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, जो कि शुभेंदु अधिकारी 22 साल तक टीएमसी के साथ थे, वो शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं, तो अभिषेक बैनर्जी ने निशाना साधा है। पहले शारदा स्कैम को लेकर के उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पर्दा डालने का, जो स्कैम के बारे में जो भी तथ्य थे उनको छुपाने का काम इन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट हैं। क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कोरोना का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। गिना दूं बीजेपी के लोगों के नाम जिन्होंने विपक्ष के लोगों के लिए कोरोना वायरस शब्द का इस्तेमाल किया। मेरा तब भी ये कहना था, मेरा अब भी ये कहना है, इस तरह के प्रतीकों से बचना चाहिए। ये प्रतीक उचित नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि सुनामी चल रही है फलानी पार्टी के, साहब सुनामी जीवन हर लेती है। ऐसी बातें ना किया करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बंगाल गुरुदेव की धरती है। गुरुदेव की धरती में हमेशा ये ख्याल रहे किसी को भी, वो तो कि भाषा आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। रही बात शुभेंदु अधिकारी जी और शारदा स्कैम की, तो वो तो सबके सामने जाहिर है कि बीजेपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर शुभेंदु जी की तस्वीर, वीडियो थी। ज्वाइन करते ही वो वीडियो गायब। ये क्या दर्शाता है? सर, एक और हुआ, 2 राज्यों का मामला है। महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों को नोटिस गया है, खड़से साहब को नोटिस गया है, संजय राउत की वाइफ को नोटिस गया है, और भी कई नाम है। दूसरी तरफ
पंजाब में अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी के सामने पेश होना है और ब्लेम वही आता है फिर से कि केंद्र जो है वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है विपक्षी दलों के खिलाफ। केंद्र सरकार कहती है, केंद्र सरकार के जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, सब अपना अपना कानून सम्मत काम कर रहे हैं। ये हास्यास्पद लगता है सुनने में भी और इस पर प्रतिक्रिया देने में भी। एकनाथ खड़से उनके ही पार्टी में थे, मुख्यमंत्री पद के नाम चल रहे थे, नाम उनका चल रहा था, डिफरेंसेस हुए, पार्टी छोड़ दी, ईडी का समन चला गया। संजय राउत जी मुखर हैं सामना के थ्रू और शिवसेना के प्लेटफॉर्म से, उनकी पत्नी को ईडी का चला गया। तो ये जो कोरिलेशन है ना, ये स्टैटिस्टिकल जो कोरिलेशन है, सैकड़ा उदाहरण देख लीजिए कि जैसे ही एक व्यक्ति भाजपा के खिलाफ मुखर होता है, संभावनाएं टटोली जाती हैं कि तीनों एजेंसी एक साथ जाएं, ना हो तो बारी बारी से जाएं। तो अब इसके लिए मैं समझता हूं रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है सर। और बीजेपी को के रिश्तों में जो एक खटास थोड़ी सी देखने को मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में इसमें शामिल हो गए, नीतीश जी का दर्द छलका। उनका ये कहना है कि वो मुख्यमंत्री के पद को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ उनमें लालच नहीं है, लोभ नहीं है, ये उन्होंने उनका दर्द छलका है। क्या कहेंगे सर? मैं तो सीधे कहता हूं कि नीतीश जी हमारे साथ भी रहे हैं, हमारे खिलाफ भी रहे हैं, हम साथ काम किए हैं, खिलाफ भी काम किए हैं, एक दूसरे के विपक्ष में। 40-43 सीट लाने के बाद आप कह रहे हैं आप पे दबाव बना करके आपको मुख्यमंत्री बना। क्यों ये दबाव स्वीकार करना था? क्या मजबूरियां हैं इस दबाव की? एक तरफ अरुणाचल में आपके विधायक तोड़ लिए आते हैं, साथ में 6, और आपके लोग प्रतिकार तक नहीं कर पा रहे। कम से कम एक सख्त प्रतिकार जाता तो संदेश भी जाता। मैं तो सीधे तौर पर यह मानता हूं कि आप तो लालू जी के साथ भी काम किए नीतीश जी, एक लंबा आपका अनुभव रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? इन मजबूरियों को लोक विमर्श में रख करके, और ये बेबसी और लाचारी कम से कम बिहार के किसी कद्दावर राजनेता में तो हमने नहीं देखी थी। सर, आरसीपी से आया गया, उन्होंने भी जो अपनी पहली प्रतिक्रिया दी उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने अलाइज को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साथ में जो एक निशाना साधा गया लव जिहाद को लेकर के, जो कानून बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के निशाना साधा गया कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बनाए नहीं, तो उसमें मैं समझता हूँ देश में भी मुखर होकर बोलना होगा ना। बिहार के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दबी जुबान से कुछ कह देना और केंद्र में और अलग अलग राज्यों में जब बात हो तो उस पर चुप्पी साध लेना, ये उचित नहीं है। हम तो लगातार कह रहे हैं कि ये लव जिहाद कानून, अरे बेरोजगारी पे बात करो, कानून बनाओ उसके खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ कानून बनाओ। इतनी शिद्दत से मैं देखता किसानों के बारे में बात करते तो बड़ी खुशी होती। आसमानी मुद्दों पे लटका लटका करके देश को कब तक भरमाया जाएगा? तो उस पर लेकिन मुखर होकर बोलना होगा, ऐसे मौन के स्वीकृति के हो जाती है फिर। सर, इसी को एक और जैसा कि आप कह रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं, जैसा आपकी पार्टी के दूसरे नेता शिवानंद तिवारी जी कह रहे हैं कि कैलकुलेशन नीतीश जी का गड़बड़ा गया, जो महागठबंधन छोड़ते वक्त उन्होंने कैलकुलेशन लगाया था, और उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रही है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात? देखिए, मेरा सीधे मानना है कि उन दोनों का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि 17 में पीपल्स मैंडेट को बीजेपी की गोद में सौंपना, मैं समझता हूं कि अगर कभी आत्मकथा लिखेंगे ना नीतीश जी तो शायद इसका जिक्र होगा। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? जब आप किसी मैंडेट को छेड़ते हैं, उसको खत्म करते हैं, उसके साथ इरादे के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपको चुनाव में जाना चाहिए था। आपने चुनाव में ना जाकर के एक हारी हुई पार्टी को, बुरी तरह हारी हुई पार्टी को अब सत्ता में ले आए, ये उचित है? सर, एक फिर से एक कॉलेज के स्टूडेंट को उसके खिलाफ चार्ज लगाया गया, सेडिशन का चार्ज लगा है, और आरोप है कि उसने फिर से नारे लगाए, हम लेकर रहेंगे आजादी। ये कॉलेज स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने खुद ये आरोप लगाया है। प्रिंसिपल का कहना है कि ये ऐसे स्लोगन इन्होंने दिखाए थे। क्या कहेंगे सर? किस चीज से आजादी मांग रहे थे स्टूडेंट, हमें नहीं पता। अगर भुखमरी से आजादी मांग रहा हो, बेरोजगारी से आजादी मांग रहा हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की आजादी मांग रहा हो, मैं समझ रहा हूं ये देखना होगा ना। ये आजादी शब्द के साथ अगर देश के नुकसान की बात है तो वो अलग मसला है, लेकिन देश के अंदर अगर मुझे अपने सरोकारों की आजादी चाहिए तो इसमें गलत क्या? एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि कि आप लोग सबसे पुराने अलायंस हैं और कांग्रेस पार्टी उसमें मुख्य दल है, आज 136वां स्थापना दिवस मना रही है,
हालांकि बेहतर कांग्रेस पार्टी बताएगी, उनके नेता बताएंगे, लेकिन एक अलायंस के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं, कहां पर खड़ी है? क्योंकि जो एक सशक्त विपक्ष की बात होती है वो पिछले 6 सालों में कहीं ना कहीं गुम हो गई है। देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए, 136 वर्ष पुरानी पार्टी है, इसने बहुत कुछ दिया भी है देश को। कई संस्थाएं, कई सरोकार जो आज हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो इस पार्टी की लोगों के साथ मिलकर दी हुई देन है। इस पार्टी में तमाम जो बड़े नेता हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन हाँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लाइफ स्पैन में एक फेज आता है जब चुनौतियां बढ़ती हैं, एक फेज आता है जब थोड़ा सा संशय रहता है, व्यग्रताएं रहती हैं। बीजेपी में नहीं आया क्या? लेकिन स्थापना दिवस नहीं, पे राहुल गांधी क्यों गए? नहीं, देखिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज किसानों से बड़ी खबर यह है कि राहुल जी अपनी नानी से मिलने गए हैं या इटली गए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि सवाल सत्ता पक्ष से नहीं है। कोई पूछ रहा है सत्ता पक्ष से कि तुम क्या कर रहे हो? नहीं, सवाल विपक्ष से है। ये उनका निर्णय है कि वो कहाँ गए, क्यों गए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये स्मरण रहे, बीजेपी 36 साल पुरानी पार्टी नहीं है, 2 पे निबट गई थी, फिर बढ़ी। इंतजार कीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मेरी पार्टी हो, एक फेज आता है, उसमें अप एंड डाउन चलता रहता है, और लोग ही पार्टियां बनाते हैं, लोग ही फिर ताकत देते हैं।